हेलो बच्चों, सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ है चैप्टर के। और इसमें एक जो बचा हुआ टॉपिक था अपना, वो क्या है? एबनॉर्मल मोलर मास। क्या है? एबनॉर्मल मोलर मास। अब देखिए, ये टॉपिक में हमें पढ़ना है कि मोलर मास में एबनॉर्मलिटी कैसे आती है, कैसे मोलर मास जो अपनी एक्चुअल वैल्यू से कैसे चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए, और बोर्ड एग्ज़ाम में मोस्टली इसी टॉपिक को लेके न्यूमेरिकल बनाता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में जो उसमें एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं, वो कैसे आती हैं, क्यों आती हैं, वो हम इसमें समझेंगे। तो देखते हैं कि कैसे मोलर मास में एबनॉर्मलिटी कैसे आती है। तो ये आप ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। अब देखिए, आपने पढ़ा हुआ है जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, आपने इसमें पढ़ा हुआ था। आपने 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ा है, आपको याद हो तो। पहली पढ़ी थी आपने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और वहाँ पे एक फार्मूला आया था PA0 माइनस PS अपॉन PA0 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। याद है ये? सेकेंड जो पढ़ा था आपने, पढ़ा था डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू मोलेलिटी, ये पढ़ा था। थर्ड आपने पढ़ा था डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलेलिटी। और फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आपने पढ़ी थी ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज पाई इज इक्वल टू CRT। अब देखिए, अगली लाइन जो बोलने जा रहा हूँ ध्यान से समझिएगा कि ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के लिए ये जो रिलेशंस आते थे, ये तभी एप्लीकेबल हैं जब मिलाया जाने वाला नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो था वो कैसा हो? वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो। अब ध्यान से समझेंगे, क्या हो? नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो। क्या बोल रहा हूँ? कह रहा हूँ कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को कैलकुलेट करने के ये फार्मूले आए हुए थे अभी तक, ये तभी एप्लीकेबल होंगे जब मिलाया जाने वाला नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो हम मिलाते थे वो कैसा हो? नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जिसका डिसोसिएशन या एसोसिएशन पॉसिबल नहीं हो, जो डिसोसिएट ना करता हो, जो एसोसिएट ना करता हो, उसे क्या बोलते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो अभी तक आपने देखा होगा कि जो भी न्यूमेरिकल्स अभी पहले आप जो लगाए हैं उसमें कई बार देखते थे सुक्रोज मिलाता था, आपने देखा उसमें ग्लूकोज मिलाता था, बोलता था कि कितना ग्राम सुक्रोज मिलाएं तो उसमें रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इतनी आ जाए, या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इतना आ जाए। आपने जो भी न्यूमेरिकल्स लगाए थे अभी तक, या कई बार देखते थे यूरिया उसमें मिक्स किया जाता था। तो ये सब कैसे थे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट थे। तो बहुत ध्यान से समझना है कि ये फार्मूले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करने के लिए तभी एप्लीकेबल हैं जब सॉल्यूट मिलाया गया कैसा हो? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है? और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के कई सारे एग्जाम्पल हमने लिखे हुए हैं। ये तो एक बात हो गई। और दूसरा पॉइंट जो ध्यान रखना है कि जो सोल्यूशन मिलाने के बाद बनना चाहिए वो डाइल्यूट होना चाहिए। अगर डाइल्यूट सोल्यूशन है तभी ये सब फार्मूले लगेंगे। अगर सोल्यूशन कंसनट्रेट हो गया तो एबनॉर्मलिटी आ जाएगी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में क्या होगी? एबनॉर्मलिटी आ जाएगी, या बोले कि मोलर मास में एबनॉर्मलिटी आ जाएगी। अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में डेविएशन आया, एबनॉर्मलिटी आई, तो मोलर मास में भी एबनॉर्मलिटी आएगी ही आएगी। तो पहली बात तो ये समझ गए आप कि ये फार्मूले जो हमने पढ़े थे ये तभी एप्लीकेबल हैं जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हो। और अगर ये जो सॉल्यूट हमने मिला रखा है, अगर ये सॉल्यूट हम इलेक्ट्रोलाइट मिला दें तब क्या होगा? मोस्टली यही क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं इसी से रिलेटेड। कह रहा है कि जो हम सॉल्यूट मिलाए हैं अगर वो क्या मिला दें? इलेक्ट्रोलाइट मिला दें, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट हो। तो इलेक्ट्रोलाइट अगर सॉल्यूट हमने मिला दिया, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब पहले समझ ले कि एक ऐसा सॉल्यूट जो डिसोसिएट कर सकता है या एसोसिएट कर सकता है, जिसका डिसोसिएशन और एसोसिएशन पॉसिबल होता है। तो बता रहे हैं कि ऐसा मिलाने के बाद दो केसेस मिलेंगे। एक तो डिसोसिएशन हो सकता है, एक क्या हो सकता है? हो सकता है कि जो हमने सॉल्यूट मिलाया वो डिसोसिएट कर गया हो, और दूसरा हो सकता है जो हमने सॉल्यूट मिलाया वो एसोसिएट कर गया हो। ठीक है ना? अब देखिए, डिसोसिएशन कब होता है? डिसोसिएशन होने की कंडीशन ये है कि जो हम सॉल्यूट मिला रहे हों वो इलेक्ट्रोलाइट हो, और उसको हम एक्वस सॉल्वेंट में मिलाएं, एक्वस सॉल्वेंट में मिलाएं। देखो कंडीशन क्या है, कह रहा है कि ये ऐसे तो आपको ये वाली लाइन जल्दी से मिलेगी नहीं किसी बुक में आपको, लेकिन ये कंपटीशंस में पूछी जा सकती है कि डिसोसिएशन कब होता है? जब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को हम
एक्वस सॉल्वेंट में मिलाएं तो वो मोस्टली डिसोसिएट कर जाता है। और एसोसिएशन कब होता है? जब इलेक्ट्रोलाइट सैल्यूट कैसा होना चाहिए? इलेक्ट्रोलाइट, उसको किस में मिलाएं? उसको मिलाएं नॉन एक्वस सॉल्वेंट में। अब क्या होता है ना कि नॉन एक्वस सॉल्वेंट का जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो कम होता है। इसकी वजह से क्या होता है, ये सैल्यूट के पार्टिकल एसोसिएट ईजिली कर पाते हैं, तो यहाँ पे एसोसिएशन हो जाता है। अभी देखेंगे कि कैसे मॉलिक्यूल्स एसोसिएट करते हैं और कैसे मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट करते हैं। तो बहरहाल चलते हैं डिसोसिएशन का एक एग्जांपल लेके और डिसोसिएशन को समझते हैं कि कैसे डिसोसिएशन आएगा और उसकी वजह से कैसे मोलर मास में एबनॉर्मलिटी आ जाएगी। ठीक है, एक एग्जांपल ले रहे हैं KCl का। देखिए KCl को हमने, जब आप KCl लोगे तो देखो 1 मोल ऑफ KCl लिया हुआ है, ये डिसोसिएट करेगा तो ये बनाएगा K प्लस एंड Cl माइनस। देखिए 1 मोल ऑफ K प्लस बना एंड 1 मोल ऑफ Cl माइनस बना। ध्यान से समझिएगा, अभी हम जो केस ले रहे हैं वो सपोज कर रहे हैं कि 100% डिसोसिएट कर रहा है। अभी दो केस मिलेगा, एक ऐसा होगा जब कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा या कंप्लीटली एसोसिएट करेगा, और एक ऐसा होगा जब इनकम्प्लीट डिसोसिएशन या एसोसिएशन होगा। तो पहले हम कंप्लीट वाले के केस की बात करेंगे, फिर इनकम्प्लीट पे जाएंगे। तो अभी हम सपोज कर रहे हैं कि 100% डिसोसिएट कर गया। अब आप यहाँ पे कैलकुलेट करिए, देखिए ये नंबर ऑफ मोल्स है बिफोर डिसोसिएशन, कितना है 1, और आफ्टर डिसोसिएशन निकालना चाहें तो देखिए 1 मोल ऑफ K प्लस बना है और 1 मोल ऑफ Cl माइनस बना है। तो टोटल ऐड कर लो, कितना आएगा 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया बोलो 2। अब देख रहे हो पहले नंबर ऑफ मोल्स कितना था 1 था, और अभी नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएशन के बाद कितना हो गया 2 हो गया। यहाँ से जो वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी मोलर मास की या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की, यहाँ से जो वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी मतलब बिफोर डिसोसिएशन, इसे हम बोलते हैं कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और यहाँ से लेके जो वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी उसे बोलेंगे ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब ध्यान से समझिएगा जो बात बता रहा हूँ। देखिए जैसे हम मान लीजिए कि, अब एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए कि आपको 1 मोल ऑफ KCl दे दिया गया हो, तो आप जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करोगे वो कितने मोल रख के करोगे 1 मोल, क्योंकि 1 मोल ऑफ KCl दिया है। तो 1 मोल रख के जो वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, वो क्या होगी, वो कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। अब पता लगा कि आपने तो 1 मोल रख के कैलकुलेट कर दिया, और फिर आप जब कोई दूसरा उसको एक्सपेरिमेंट में ले गया, एक्सपेरिमेंटल डेटा से चेक करना चाहा या ऑब्जर्वेशन किया, उसका ऑब्जर्व किया एक्सपेरिमेंट को, तब यहाँ पे देखा गया कि ये मोल कितने हो गए 2। यानी अगर यहाँ पे मान लीजिए आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 आई होती कैलकुलेटेड, तो ऑब्जर्व वैल्यू कितनी आ जाती 20। देखिए जस्ट 2 टाइम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ मोल्स 2 गुने हो गए। नंबर ऑफ मोल्स जितने गुने बढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू उतनी गुनी बढ़ जाएगी। यानी अब कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कुछ और आएगी और ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कुछ और आएगी। देखिए अब नॉर्मलिटी आ गई कि नहीं। अगर ये दोनों बराबर होते तो कहते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सही आ रही है, एक्चुअल वैल्यू आ रही है। लेकिन अगर कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू से डिफरेंट आ गई, इट मीन्स क्या आ गई, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या आ गई, एबनॉर्मलिटी आ गई। समझ गए? अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में एबनॉर्मलिटी जब आएगी तो कैसे मोलर मास में एबनॉर्मलिटी आ जाएगी, इसको समझते हैं। आपने एक पढ़ा था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैल्यूट, पढ़ा था ना? पढ़ा था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उसे कहते हैं जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैल्यूट पे डिपेंडेंट होती है। तो देखिए ये फार्मूला आपने पढ़ा था, और आपने पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। इसका मतलब कि जो नंबर ऑफ मोल्स होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, मोलर मास ऑफ सैल्यूट के। लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि देखिए मास अपॉन मोलर मास होता है, और मास तो कांस्टेंट होता है, न्यूमेरिकल में गिवन होगा कि इतना ग्राम डिसॉल्व करना है। अब मोलर मास में क्या चेंज आएगा उसको चेक कर रहे हैं इससे रिलेटेड। तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैल्यूट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। अब इसको लाओ यहाँ के ऑब्जर्वेशन को यहाँ पे फिट करो। देखो इस फार्मूले को ध्यान से समझेंगे, यही फार्मूला याद रहेगा तो सारा ऑब्जर्वेशन अपने आप आएगा कि क्या हो रहा है। देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ सैल्यूट जो था, देखो डिसोसिएशन के बाद बढ़ गया कि नहीं। पहले कितना था 1, डिसोसिएट होने के बाद क्या हो गया बोलो 2,
तो देखो ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सैल्यूट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। कब इंक्रीज कर रहा है, डिसोसिएशन जब हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और नंबर ऑफ मोल ऑफ सैल्यूट अगर इंक्रीज किया तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी बोलो, इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि दोनों में देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। और अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ सैल्यूट इंक्रीज किया तो मोलर मास क्या होगा बोलो, डिक्रीज कर जाएगा। क्यों, क्योंकि इन्वर्स का साइन है। अब आप देख रहे हो कि अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए डिसोसिएशन के बाद, तो क्या हुआ, मोलर मास में देखो डिक्रीज आ गया, कमी आ गई। और मोलर मास कम हो जाना या ज़्यादा हो जाना, मोलर मास कम हो जाए, जैसे यहाँ पे तो कम हुआ है, अभी उधर देखेंगे एसोसिएशन में बढ़ रहा होगा, तो मोलर मास अपनी एक्चुअल वैल्यू से कम हो गया, तो कम हो गया तो क्या आ गई बोलो, एबनॉर्मलिटी आ गई। इसी को क्या बोलते हैं, एबनॉर्मलिटी आना। समझ गए। तो आप देख रहे हैं कि जब डिसोसिएशन होगा तो मोलर मास में एबनॉर्मलिटी आएगी। क्यों एबनॉर्मलिटी आ गई, क्योंकि देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में एबनॉर्मलिटी आ गई। और इसमें क्यों एबनॉर्मलिटी आ गई, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैल्यूट बढ़ गए, देखो डिसोसिएशन के बाद इंक्रीज कर गए। समझ गए। अब देखिए एसोसिएशन में क्या होगा, कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है। अब एसोसिएशन का एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए एसिटिक एसिड ले रहे हैं, CH3COH। देखिए ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3COH। ये देखिए जब ये एसोसिएट कर रहा है, एसोसिएट कर रहा है मतलब डाइमेराइज कर रहा है, तो डाइमेराइज करके क्या बना ले रहा है, देखिए यहाँ बना रहा है CH3COOH2। देखिए कितने बन गए, 1। पहले कितने मोल्स थे बोलो, 2 मोल्स ऑफ CH3COH। और एसोसिएट होने के बाद जब इसने डाइमर बना लिया तो दोनों जुड़ गए। डाइमर मतलब समझते हो ना कि 2 मोनोमेरिक यूनिट जुड़ गई। जुड़ने के बाद कितनी हो गई, 1। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे कितने आ गए बोलो, 1 आ रहा है। कैसे जुड़े हैं ये भी दिखा दूँ। देखो CH3, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। दूसरा मॉलिक्यूल देखिए CH3, C सिंगल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड O। देखिए इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई है ऐसे। तो दोनों क्या किए, डाइमेराइज करके इस तरीके से सिंगल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए। तो अब देखो इसी फार्मूले को फिर लगाते हैं। जो फार्मूला बनाए थे, क्या था फार्मूला, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैल्यूट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सैल्यूट, मोलर मास ऑफ सैल्यूट। अब मोलर मास ऑफ सैल्यूट पे लगा दो, तो देखो इसी फार्मूले को लगाते हैं। देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैल्यूट क्या हुए, एसोसिएशन के बाद बोलो डिक्रीज कर गए। तो देखो ये डिक्रीज किया तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी बोलो, डिक्रीज कर जाएगी। और मोलर मास इसका इन्वर्स है तो ये क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। देखो ये क्या किया, इंक्रीज कर गया ना। और मोलर मास का इंक्रीज करना क्या बताया, वो इसी को क्या बोलते हैं, एबनॉर्मलिटी। आ गया ना। अब देखो जब डिसोसिएट किया तब भी एबनॉर्मलिटी आई मोलर मास में, और जब एसोसिएट किया तब भी एबनॉर्मलिटी आई मोलर मास में। ठीक है ना। अच्छा, मोलर मास में एबनॉर्मलिटी आई तो सीधे सीधे कह सकते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी एबनॉर्मलिटी आई। देखो यहाँ पे भी एबनॉर्मलिटी आई थी, ये भी तो बढ़ रहा था। मतलब अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू से या तो बढ़ जाएगा या तो कम हो जाएगा। देखो यहाँ पे कैलकुलेटेड वैल्यू कम थी और ऑब्जर्व वैल्यू ज़्यादा आएगी। यहाँ पे देखो इससे जो कैलकुलेट करोगे उसे क्या बोलोगे, उसे बोलोगे कैलकुलेटेड वैल्यू, उसे बोलोगे कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। और यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब देखो कौन सी ज़्यादा आएगी, देखो नंबर ऑफ मोल्स कम हो गए तो अब क्या होगा, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से आधी हो जाएगी, होगी कि नहीं, क्योंकि देखो ये 2 था तो ये 1 था, आधी हो गई ना। समझ गए। तो दोनों देखिए फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व वैल्यू से बराबर नहीं आई। ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में देखो फिर डिफरेंस आ गया। इसका मतलब क्या होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, एबनॉर्मल हो जाएगी। समझ गए ना। अगर ये दोनों बराबर आ जाएं तब हम कहेंगे कि कोई एबनॉर्मलिटी नहीं आई। लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ पे भी बराबर नहीं आया और यहाँ पे भी बराबर नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स कभी इंक्रीज कर रहे थे और कभी डिक्रीज कर रहे थे। यहाँ तक समझ गए होंगे आप। क्या बताया, इलेक्ट्रोलाइटिक जब सल्यूट मिलाते हैं, यानी जिनका डिसोसिएशन या एसोसिएशन पॉसिबल होता है, तो डिसोसिएट करने के बाद देखिए इस तरीके से एबनॉर्मलिटी आ रही थी। मोलर मास देखिए यहाँ पे डिक्रीज कर जा रहा था, और देखिए एसोसिएशन जब हुआ तो इस तरीके से एसोसिएट करके मोलर मास यहाँ पे क्या किया, इंक्रीज कर गया। अब दोनों केस में आप देख रहे हैं कि मोलर मास या तो डिक्रीज कर गया या इंक्रीज कर गया। इसका मतलब मोलर मास में एबनॉर्मलिटी आई कि नहीं आई, यही तो टॉपिक पढ़ रहे थे हम लोग। समझ गए बात, कोई दिक्कत है इतना ही में? आ गया। ऐसे कॉपी में नोट कर लोगे आप, ऐसे नोट करने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। ठीक है, ऐसे कॉपी में आप इसको नोट कर लेंगे।
अब देखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे एबनॉर्मेलिटी आती है। आपने देखा कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में एबनॉर्मेलिटी आ रही थी, या बोले कि मोलर मास में जो एबनॉर्मेलिटी आ रही थी, वो क्यों आ रही थी? बिकॉज ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ द सैल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, अब ये जो एबनॉर्मेलिटी आ रही है, ये कितनी होगी, एबनॉर्मेलिटी कितनी आएगी, मीन्स एक्सटेंट ऑफ एबनॉर्मेलिटी क्या होगी, इसको कैलकुलेट करने के लिए जो फैक्टर इंट्रोड्यूस किया गया यहाँ पे, उसे बोलते हैं वेंट हॉफ फैक्टर। क्या बोलते हैं? वेंट हॉफ फैक्टर, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। और इसका फार्मूला पहले याद कर लेंगे। इट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। मतलब डिसोसिएशन या एसोसिएशन के बाद कितना होगा, उसको डिवाइड करेंगे किससे? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैल्यूट बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। पहले कितना था डिसोसिएशन या एसोसिएशन से, उससे डिवाइड करके ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अभी आपने देखा था कि जब डिसोसिएशन के केस में एक हमने एग्जांपल लिया था KCl का। जब डिसोसिएशन हो रहा था तो वहाँ पे एक एग्जांपल लिया था KCl का, और ये डिसोसिएट होकर क्या बना रहा था? K प्लस प्लस Cl-। ये देखा था आपने। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने थे बोलो? 1। और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने थे? देखिए, डिसोसिएट होने के बाद ये हो गए थे 1 + 1 = 2। आपको बताया कि जो यहाँ पे वैल्यू आएगी, मतलब जो हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू इससे कैलकुलेट करेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे? कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी जो कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? बोलो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैल्यूट बिफोर डिसोसिएशन। होगा कि नहीं? देखो, ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। इसके ऊपर डिपेंडेंट कौन है? कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और बताया कि जो ये वाली नंबर ऑफ मोल्स होंगे, जो डिसोसिएट होने के बाद आ जाएंगे, इससे जो हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालेंगे वो कौन सी होगी? बोलो। ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसे क्या बोलते हैं? ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंडेंट होगी? बोलो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन। क्या? आफ्टर डिसोसिएशन। दिख रहा है ना? ये क्या है? आफ्टर डिसोसिएशन वाले, और ये क्या है? बिफोर डिसोसिएशन वाले। अब देखो, यहाँ से इस फार्मूले का एक और फॉर्मेट निकालते हैं जो हमें काम आएगा। आई का एक और फार्मूला निकालते हैं। एक फार्मूला तो ऊपर लिखा हुआ है, देखिए, दूसरा आई का फार्मूला यहाँ पे लिख रहे हैं, जो यहाँ से आ रहा है। अब देखो, आई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है तो मोल्स ऑफ सैल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन। और आफ्टर डिसोसिएशन वाले कौन से हैं? बोलो। ये है ना आफ्टर डिसोसिएशन। ये कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बताते हैं? बोलो। ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हम कह सकते हैं कि I इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैल्यूट बिफोर डिसोसिएशन। और बिफोर डिसोसिएशन वाले बिफोर डिसोसिएशन वाले कौन सा बताते हैं? बोलो। कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इससे कैलकुलेट करते थे हम कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आ गई ना? तो आई का एक फार्मूला ये भी लगा सकते हो आप। क्या है? आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आ जाएगा ना? कोई दिक्कत है? आगे बात समझ में? तो हम इस फार्मूले को यूज़ करके भी आई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कई बार इसको इसलिए बता दिया इस फार्मूले से कि आप इसी फार्मूले को कन्वर्ट करके इसको पा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नई बात इसमें नहीं आने वाली है। ठीक है? और अगर इसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को आप मोलर मास के टर्म में इसी फार्मूले को रिप्रेजेंट करना चाहो, तो आप जानते हो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास के बीच में जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है? इन्वर्स का। अभी पढ़ा था कि मोलर मास उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब अगर हम कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू रखेंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे? जो कैलकुलेटेड है वो नॉर्मल वैल्यू है, और जो ऑब्जर्व वैल्यू है ये कैसी है? एबनॉर्मल वैल्यू है। एबनॉर्मल हो गया, एबनॉर्मल वैल्यू है। तो I इज इक्वल टू एक फार्मूला और आ सकता है, जब इसकी वैल्यू रखोगे तो क्या होगा? बोलो। ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, तो देखो ऑब्जर्व ऊपर है और कैलकुलेटेड नीचे है, और इसका इन्वर्स मोलर मास है। तो इसका मतलब मोलर मास में ये उल्टा हो जाएगा। मोलर मास में हम क्या लिख सकते हैं कि नॉर्मल मोलर मास, या लिखें कि कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास। ऑब्जर्व मोलर मास में क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल मोलर मास।
समझ गए ना, हम ये फार्मूला भी बना सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, ये अलग अलग फॉर्मेट थे, उनको इसी फार्मूले से निकाल के लिख दिया है जिससे आपको कोई फार्मूला याद ना करना पड़े, समझ गए। तो ये आई के डिफरेंट फॉर्मेट हैं, कैसे हम आई को डिफरेंट फॉर्मेट में लिख पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये तो इसके फॉर्मेट हो गए आई के, जो ये 3 फार्मूले आपको एकदम रट जाने हैं, एकदम याद होने चाहिए, और सबको हमने एक दूसरे से बनाया है, तो अब ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली अगर आप समझ लिए हो तो। अब देखो यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं आई की वैल्यू कि डिसोसिएशन जब हो रहा होगा तब आई कैसे कैलकुलेट करेंगे, एसोसिएशन जब हो रहा होगा तब आई कैसे कैलकुलेट करेंगे। चलो पहला केस लेते हैं डिसोसिएशन का। डिसोसिएशन में कैलकुलेट करते हैं किसको, आई को। अब एक बात ध्यान से समझना है, यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं KCl का। KCl डिसोसिएट होके क्या बना रहा है, K प्लस एंड Cl माइनस। अभी हम सपोज कर रहे हैं 100% डिसोसिएट जब हो जाएगा। 100% डिसोसिएशन का मतलब जब कंप्लीट डिसोसिएशन होगा। देखो आई निकालने के 2 तरीके आएंगे, एक तो कंप्लीट डिसोसिएशन का आएगा और एक इनकम्प्लीट डिसोसिएशन का आएगा। तो अभी हम कौन सा ले रहे हैं, कंप्लीट डिसोसिएशन वाला। जल्दी से समझते हैं, बेहद आसान है ये। यहाँ देखिए नंबर ऑफ मोल्स 1 है और ये डिसोसिएट होने के बाद देखिए 1 + 1 है, कंप्लीट डिसोसिएट हो गए। नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन कितने हैं, 1। आफ्टर डिसोसिएशन कितने बन गए, 1 + 1 = 2। आई की वैल्यू रख दीजिए फार्मूले में। आफ्टर डिसोसिएशन नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने हो गए, 2, और बिफोर डिसोसिएशन कितने थे बोलो, 1। तो आई = कितना आ गया, 2। कोई दिक्कत है। आई 2 आने का मतलब क्या हुआ, बता रहा है कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी वो पहले के कंपेयर में 2 गुनी बढ़ जाएगी। देखिए 2 गुनी हो गई, डिसोसिएशन होने के बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में 2 गुने का चेंज आ गया। मतलब अगर हम यहाँ पे निकालते कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 10, तो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उससे कितनी आती, 20 आ जाती। 10 को 2 टाइम बढ़ा दीजिए, 10 × 2 कर दीजिए, समझ गए ना। तो ये बता रहा है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कितना गुना बढ़ जाएगा या कितना गुना कम हो जाएगा, जैसा भी आएगा वो वैल्यू बताएगी। ये किसके लिए हो गया, डिसोसिएशन के लिए। अब कोई दिक्कत तो नहीं है, आ गया। अब ऐसे ही एसोसिएशन के लिए देखिए कैसे निकालेंगे। ये तो डिसोसिएशन का केस हो गया। अब यहाँ देखो एसोसिएशन का केस दिखा देते हैं आपको। एसोसिएट कर रहा होता तब क्या होता। अभी एक एग्जांपल वही वाला फिर लेते हैं COOH का। देखिए टू मॉलिक्यूल्स एसोसिएट कर गए, 100% एसोसिएशन हो गया जब इसका। अभी बताया था कि ये डाइमेराइज हो जाते हैं, डाइमेराइज होंगे तो क्या बनाएंगे, COOH2। ये देखिए डाइमर बन गया। तो देखिए यहाँ पे देखिए टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, बिफोर एसोसिएशन 2 और आफ्टर एसोसिएशन कितने हो गए, डाइमराइज करके 1 बना लिए। तो आई कैसे आएगा बोलो, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितना है, 1, और बिफोर डिसोसिएशन कितना था, 2। तो आई = क्या आ गया बोलो, 1/2। अब देख रहे हो कि यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू पहले के कंपेयर में आधी हो गई, समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत है। अब देख रहे हो कि जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू डिसोसिएशन होने पे बढ़ गई और एसोसिएशन होने पे क्या हुई, कम हो गई। इसका मतलब कि अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कोई एबनॉर्मेलिटी आई है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपने वो जो पहले के फार्मूले थे, कौन से, जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस वाले थे, उन फार्मूले से ये वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो पाएगी। इनके केस में मतलब जब हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट मिला रहे हैं जहाँ पे डिसोसिएशन एसोसिएशन हो रहा है, वहाँ पे वो वाले फार्मूले काम नहीं करेंगे। तो कौन से फार्मूले अब लगाने पड़ेंगे इसके लिए, देखिए उस फार्मूले को लिख देते हैं। पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी बोलो, PA0 - PS अपॉन PA0 = मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यही पढ़ा था। और अभी देखा कि डिसोसिएट कर रहा था तो बढ़ जा रहा था, कितना गुना बढ़ रहा था, I गुना, तो I से मल्टीप्लाई कर दिया। अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आ जाएगा कि नहीं इलेक्ट्रोलाइट के केस में, I से मल्टीप्लाई करने के बाद, समझ गए। तो जब इलेक्ट्रोलाइट का केस मिलेगा तो ये वाला लगाओगे आप, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का केस मिलेगा तो I हटा के लगा दोगे। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, वो डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं करते, तो I की वैल्यू वहाँ पे 1 आती है, बस इतनी सी बात है। दूसरा क्या पढ़ा था, ΔTB = KB × मोलियलिटी। अब फिर क्या करो, I इंट्रोड्यूस कर दो इलेक्ट्रोलाइट के केस में। तीसरा क्या पढ़ा था, ΔTF = KF × मोलियलिटी, फिर क्या करो, I इंट्रोड्यूस कर दो। फोर्थ क्या पढ़ा था, पाई = CRT, फिर क्या करो, I इंट्रोड्यूस कर दो। अब फार्मूले देखो चेंज हो गए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के। कब चेंज हो गए, जब डिसोसिएशन या एसोसिएशन हुआ, समझ गए। अभी हमने जो बताया आपको ये कंप्लीट डिसोसिएशन और कंप्लीट एसोसिएशन का केस था कि आई कैसे निकालते हैं, ठीक। लेकिन अगर यहीं पे इनकम्प्लीट डिसोसिएशन हो जाए,
यही ध्यान से समझना है, यहीं पे आपको दिक्कत आती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चों को यहीं पे दिक्कत आती है। अगर इनकम्प्लीट डिसोसिएशन या इनकम्प्लीट एसोसिएशन हुआ होता तब हम आई को कैसे कैलकुलेट करते ये समझते हैं। अब देखिए, अगर इनकम्प्लीट डिसोसिएशन हुआ होता या इनकम्प्लीट एसोसिएशन हुआ होता तो कितना एसोसिएट करेगा, मतलब जो सैल्यूट का हमने पार्टिकल लिया हुआ है वो कितना एसोसिएट कर जाएगा, मतलब उसका कितना फ्रैक्शन एसोसिएट करेगा या कितना फ्रैक्शन डिसोसिएट करेगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए अब जो नया टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे उसे बोलते हैं डिग्री ऑफ, उसे बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन, और इसे डिनोट करते हैं किससे, अल्फ़ा से। तो अब हमें क्या निकालना होगा, अल्फ़ा। और एग्ज़ाम में 2018 में यही वाला सवाल पूछा था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा की वैल्यू पूछा है, अभी लास्ट ईयर ही पूछा है जो एग्ज़ाम अभी हुए थे, तो उसमें यही वाला फार्मूला यूज़ किया था, अल्फ़ा की वैल्यू पूछा हुआ था। तो देखिए अब अल्फ़ा कैसे निकालेंगे डिसोसिएशन में और कैसे निकालेंगे एसोसिएशन में। कब, जब इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होगा, इस बात को ध्यान से समझना, जब इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होगा तभी अल्फ़ा की ज़रूरत पड़ेगी। अगर कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाए तो डायरेक्ट आई आ जाएगा, अल्फ़ा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे पहले हम ले रहे हैं डिसोसिएशन का केस, ठीक है। देखिए यहाँ पे सपोज कर रहे हैं कि हमने एक सैल्यूट लिया है AN मतलब इसके A कोई सैल्यूट है जिसके N मॉलिक्यूल्स जुड़ के AN बनाए थे, और जब ये डिसोसिएट करेगा तो डिसोसिएट करके क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, जितने मॉलिक्यूल थे सब अलग अलग हो जाएंगे। तो ये अब हो गया Na का मतलब N मॉलिक्यूल्स ऑफ A अलग अलग हो गए, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे सपोज कर रहे हैं इसके जो इनिशियल मोल थे, इनिशियल मोल्स जो इसके थे वो 1 थे, तो इसके कितने थे, 0। इनिशियल का मतलब जब तक डिसोसिएशन स्टार्ट नहीं था। फिर सपोज कर रहे हैं कि जो इक्विलिब्रिया पे आया, तो इक्विलिब्रिया पे हम ये सपोज कर रहे हैं कि जो हमने 1 मोल लिया था इसमें से अल्फ़ा फ्रैक्शन डिसोसिएट हो गया, अल्फ़ा पार्ट डिसोसिएट हो गया। अल्फ़ा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मीन्स जो हमने टोटल लिया था उसका कितना फ्रैक्शन डिसोसिएट हो गया। तो हम मान रहे हैं कि अल्फ़ा फ्रैक्शन इसका डिसोसिएट हो गया, तो बचा कितना, 1 माइनस अल्फ़ा बचेगा कि नहीं, कोई दिक्कत है, इसमें से अल्फ़ा निकाल दो, तो कितना बचा, 1 माइनस अल्फ़ा। अब अगर ये अल्फ़ा डिसोसिएट करेगा तो ये बनेगा कितना, ये कितना बनेगा, ये बनेगा कितना, एन अल्फ़ा। अब कैसे एन अल्फ़ा यहाँ पे लिख दिया यही समझना है। देखो समझो, यहाँ पे AN है, यहाँ पे बना NA है। देखो जब ये 1 था तो ये कितना था, N था, क्या लिख रहे हैं, ये 1 था तो ये कितना था, N था, ठीक है। अगर ये 2 हो जाता तो ये कितना होता, 2 इंटू N हो जाता। ये 3 हो जाता तो कितना हो जाता, 3 इंटू N हो जाता। अगर ये अल्फ़ा हो जाता तो ये कितना होता, अल्फ़ा इंटू N हो जाता, दैट इज़, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, N अल्फ़ा। तो देखो यही तो लिखा है N अल्फ़ा, कोई दिक्कत है, कह रहे हैं जब ये 1 था तो ये N था, तो जब ये अल्फ़ा डिसोसिएट करेगा तो ये बनेगा कितना, N अल्फ़ा। अब कोई दिक्कत है। अब आई के फार्मूले में रख देते हैं, आई इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। कितने हो गए आफ्टर डिसोसिएशन, कैसे निकलेगा, देखो डिसोसिएशन के बाद इतना ये बचा हुआ है, अभी बताया कि ये कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होगा, इसका मतलब कुछ ना कुछ सोल्यूशन में सस्पेंडेड होगा। कितना सस्पेंडेड है, 1 माइनस अल्फ़ा, और ये कितना बना है सोल्यूशन में, N अल्फ़ा। तो जोड़ दो टोटल, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस N अल्फ़ा, ऐड कर लिया, आ गया। तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से 1 को इस साइड कर दे रहे हैं, सॉरी क्या हुआ, I इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, और इसको डिवाइड किससे करना था, बिफोर डिसोसिएशन से ना। बिफोर डिसोसिएशन कितने मोल थे, 1, तो 1 से डिवाइड कर दो, ये आ गया। या हम लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा प्लस N अल्फ़ा, 1 से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब देखो इस 1 को इस साइड कर रहे हैं तो हो जाएगा I माइनस 1, यहाँ से देखो इस 1 को इधर कर दिया तो I माइनस 1, इधर क्या बचेगा, इज इक्वल टू N अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, लिख सकते हैं ना। अब देखो यहाँ से अल्फ़ा कॉमन ले लिया, क्या बन गया, N माइनस 1, I माइनस 1 इक्वल टू, तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या आ गया, बोलो I माइनस 1 अपान N माइनस 1, ये देखो फार्मूला आ गया। अब आप देख रहे हो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू आ गई। इसी फार्मूले पे 2018 में अभी न्यूमेरिकल आया है, 2 न्यूमेरिकल आया था और करके 3-3 नंबर का, तो दोनों में हम बताएंगे इसी सेशन के बाद में, वो पूरा तरीके से न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, उसमें इसको हम इसका फार्मूला इसका न्यूमेरिकल लेंगे। तो अभी आप समझ गए कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे अल्फ़ा की वैल्यू
डिसोसिएशन के केस में। आ गया ना, कोई दिक्कत है? अब अगला चलते हैं, एसोसिएशन के केस में आई कैसे अल्फ़ा कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखते हैं। अगला है एसोसिएशन के लिए हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन, दैट इज़ अल्फ़ा। अब एसोसिएशन का एग्जांपल लेते हैं। देखिए n मॉलिक्यूल ऑफ ए थे जो कि एसोसिएट होके जुड़ के क्या बना दिए, AN। क्या बना दिए, AN। अभी देख रहे थे जो रिएक्शन इसके पहले लिया था उसी को उल्टा कर दिया। इनिशियल मोल्स फिर ले लो आप, कितने लेते हैं इनिशियल मोल्स, बोलो 1, हमेशा 1 लोगे आप, ये एकदम आसान कर देगा कैलकुलेशंस को। यहाँ कितना, 0। इक्विलिब्रिया पे सपोज कर रहे हैं कि कितना डिसोसिएट कर गया इसमें से, अल्फ़ा, तो बचा कितना, 1 माइनस अल्फ़ा। आ गया समझ में, 1 माइनस अल्फ़ा। ये बना कितना, इसको जल्दी से कॉपी में लिखें, कितना बना, ये इस इक्वेशन से लिखें। देखो ये n है तो ये कितना है, 1 है, तो ये अल्फ़ा होगा, तो ये कितना होगा, जल्दी से नोट करो। और जिन्होंने नोट कर लिया हो, अब हम यहाँ पे समझा रहे हैं और समझ के एक बार फिर से मिलाएंगे। देखो AN है तो यहाँ पे ये बना है NA है, तो ये एसोसिएट होके बनाया है AN। देखो ये n है तो ये कितना है, 1 है। अगर ये 1 हो जाए तो ये कितना हो जाएगा, 1/n हो जाएगा, ठीक है। अगर ये अल्फ़ा हो जाए तो ये कितना हो जाएगा, 1/n इंटू अल्फ़ा, दैट इज़ अल्फ़ा बाई n लिख सकते हो कि नहीं इसी वैल्यू को। आ गया, समझ गए? जैसे देखो मान लो 5 रुपए में एक टॉफ़ी मिलती थी, 5 रुपए में, इसको हम किसके बराबर मान ले रहे हैं, 5 रुपए के, और इसको किसके बराबर मान ले रहे हैं, एक टॉफ़ी के। कह रहे हैं कि 5 रुपए में एक टॉफ़ी मिलती थी, तो 1 रुपए में कितनी टॉफ़ी मिलेगी, बोलो 1 रुपए में कितनी टॉफ़ी मिलेगी, 1/5 टॉफ़ी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बोलो। तो देख रहे हो वही तो लिखा है कि n रुपए में एक टॉफ़ी मिलती थी, तो 1 रुपए में कितनी टॉफ़ी मिलेगी, 1/n टॉफ़ी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो अल्फ़ा टॉफ़ी कितने रुपए में मिलेगी, अल्फ़ा रुपए में कितनी टॉफ़ी मिलेगी, कितनी मिलेगी, 1/n इंटू अल्फ़ा, दैट इज़ अल्फ़ा बाई n। आ गया अब, तो क्या वैल्यू आ गई अपनी, अल्फ़ा बाई n। अब मैच कराओ सही आई है कि नहीं, ठीक है। ऐसे समझ लेंगे, ये तो 4th 5th 6th में पढ़ा था कि 5 रुपए में एक टॉफ़ी, तो 1 रुपए में कितनी टॉफ़ी, अल्फ़ा रुपए में कितनी टॉफ़ी, ऐसे निकाल लोगे आप। तो अब आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर बताना हमको। आ गया, अब आई की वैल्यू निकाल दो। आई इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन, कितना है एसोसिएट होने के बाद, कितना बचा है। सोल्यूशन में ये होगा और ये बना होगा, तो जोड़ लो टोटल, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई n। और बिफोर एसोसिएशन कितने मोल हमने सपोज किए थे, 1, हमेशा 1 लेंगे इनिशियल, तो 1 से डिवाइड कर दिया। अब देखो क्या आ गया, अब आ गया आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई n, यही आया है ना। 1 को इधर कर दो, आई माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बाई n माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा को कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा 1/n माइनस 1। आ गया आई माइनस 1 इक्वल टू, तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या आ गया, बोलो आई माइनस 1/1/n माइनस 1 आ गया। अब देखो अल्फ़ा और आई के टर्म में रिलेशन आ गया, देख रहे हो ना। यहाँ पे डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। आ गया समझ में, ये किसके लिए आया, एसोसिएशन के लिए। आपको ध्यान देने वाली बात सिर्फ यहाँ पे, अगर ये वैल्यू आपने सही लिख ली तो सब कुछ सही जाएगा। और मैक्सिमम बच्चे 70% बच्चे यहीं पे गलती कर जाते हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा। इसको अगर आपने सही लिखा तो आगे की सारी वैल्यू सही जाएगी। तो ऐसे हम एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकाल सकते हैं, और इसके पहले आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना बता दिया। अब अगला सेशन इसी के न्यूमेरिकल्स पे होगा, तो जो बातें अगर मुझे लगता है तो समझ में तो आ गया होगा पूरा, अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा तो पूरी तरीके से आपको न्यूमेरिकल्स में और बेहतर समझ में आ जाएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको कायदे से समझ लेंगे। कोई इसमें बिना इसको समझे आप समझो कि ये मतलब ये चैप्टर जितना इम्पॉर्टेंट था उसका 60% यही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 5 नंबर का ऑलमोस्ट आता है बोर्ड एग्ज़ाम में, जिसमें से 3 नंबर का न्यूमेरिकल इसे पे रहता है, तो बचा केवल 2 नंबर चैप्टर में। समझ गए ना, इस वजह से इसको समझ लेना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो हमें लगता है आप समझ गए होंगे। थैंक यू।